ओके, सो रेफ्रिजरेशन पार्ट हमारा चल रहा था। ठीक है, दो पार्ट की रिकॉर्डिंग जो है वो सेंड कर दी गई है। लास्ट जो टॉपिक पढ़ाया गया था वो था VCRS, वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, उसके साइकिल्स बता दिए थे। उसके बाद उसमें डिफरेंट केसेस जो थे, उसके केसेस केसेस कवर हुए थे। उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया गया था। ठीक है, आज जो टॉपिक होने वाले हैं, जो कवर्ड होंगे, वो होंगे फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ VCRS एंड वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम एक और स्मॉल टॉपिक देख लेंगे, डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। ये टॉपिक होने के बाद न्यूमेरिकल्स लेंगे। ठीक है, पूरे रेफ्रिजरेशन के। ओके, तो एक क्विक ओवरव्यू स्टार्ट वापस से एक बार ले लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला रेफ्रिजरेशन। ठीक है, सो अक्षय, रेफ्रिजरेशन के बारे में कुछ समझा क्या? वीडियोस देखे क्या? यस सर, हाँ, क्या है फर्स्ट पार्ट मेरे रेफ्रिजरेशन? कंप्लीट हुआ है। हाँ हाँ, लोअरिंग देखिए, द टेम हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। lowering the temperature and maintaining the temperature is nothing to refrigeration. हाँ हाँ, सो सब्सटेंस जो हम यूज करते हैं रेफ्रिजरेशन प्रोसेस के लिए, उसको क्या कहते हैं? Refrigerants. हाँ, रेफ्रिजरेंट्स। ठीक है, ओके, सो आकाश, व्हाट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट? आकाश, ओके, सो देखिए, सेकेंड पॉइंट जो हमने देखा था वो क्या था? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या था कि वो जो अमाउंट ऑफ हीट जिसकी हम बात कर रहे थे, हमें आउट करना है फ्रॉम द सिस्टम, वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाती है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहलाती है। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमने देखा था वो था यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन वो क्या थी? टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, मींस 1 टन ऑफ वाटर को 1 टन ऑफ आइस में कन्वर्ट करना है एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 3.5 किलोवाट। ओके, 3.5 किलोवाट मींस क्या हो गया? किलो जूल पर सेकेंड। एंड 210 किलो जूल पर मिनट एंड 12600 किलो जूल पर आवर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा फोर्थ पॉइंट, टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, इसमें दो टाइप्स थी, एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी किसे कहा था? जो डायरेक्टली हमारे जो स्पेस है वहां से हम उसको फ्लो करेंगे, वहां से वो क्या करने वाला है? रेफ्रिजरेंट सारी हीट को एब्जॉर्ब करने वाला है। ठीक है, वो प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी क्या क्या कहा था? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट वो रेफ्रिजरेंट जिसे जिसे सबसे पहले प्राइमरी से हमें कूल करना है, उसके बाद हम स्टोरेज में उसे पास आउट कर सकते हैं टू एब्जॉर्ब दी हीट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट था वो था डेजिग्नेशन। क्या था वो? डेजिग्नेशन। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप्स थे। सबसे पहला था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, देन अनसैचुरेटेड, देन इनऑर्गेनिक। ठीक है, फॉर सैचुरेटेड क्या था हमारे पास? फॉर्मूला R M-1 N+1 एंड P। फॉर अनसैचुरेटेड R1 M-1 N+1 P एंड फॉर इनऑर्गेनिक R 700 प्लस मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अगेन इसकी कंडीशंस क्या थी? फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन N+P+Q
is equals to 2m plus 2, and for unsaturated n plus p plus q equals to 2m. जहां तक क्लियर है? यस सर। ओके उसके बाद ये सारे तो हो गए बेसिक टर्म्स। उसके बाद हमने क्या देखा था, कुछ साइकिल्स रेफ्रिजरेशन के लिए जो हमें साइकिल्स यूज करने थे, उसमें सबसे पहला साइकिल जो था वो आइडियल साइकिल था। आइडियल साइकिल जिसे हमने क्या बोला था, रिवर्स कार्नोट साइकिल। ठीक है, रिवर्स कार्नोट साइकिल। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास था वो क्या था, सीओपी फाइंड आउट करना। तो सीओपी क्या था, सीओपी ऑफ रिवर्स कार्नोट साइकिल क्या था, T1 मीन्स लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय T2 माइनस T1 मीन्स हायर माइनस लोअर। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, T ऑफ लोअर डिवाइड बाय T ऑफ हायर माइनस T ऑफ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, बट क्या था कि आइडियल साइकिल था, इसमें इसकी से हम क्यों नहीं यूज कर सकते थे, बिकॉज ऑफ रीजन क्या था, दो रीजन क्या थे उसके। सबसे पहले तो रिवर्सिबल साइकिल थे पूरे, दूसरे रिवर्सिबल साइकिल के साथ साथ ये क्या थे, आइडियाबैटिक और आइसोथर्मल थे। ठीक है, आइडियाबैटिक प्रोसेस जो कि बहुत फास्ट प्रोसेस है, आइसोथर्मल जो कि बहुत स्लो प्रोसेस है। ये दोनों एक साथ हम साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे आइडियल साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिकल साइकिल पर जाना था। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल साइकिल जो हमारे पास बन के आया था, फर्स्ट प्रैक्टिकल साइकिल, उसको क्या बोला था, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, जिसे हम क्या कहते हैं, गैस साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, या सिंगल फेस। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, अगेन वही सीओपी हमें निकालना था। सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल क्या होता है, 1 अपॉन आरपी मीन्स प्रेशर रेशियो रेज टू पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, ये था रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल। अब रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल जो था, ये तो सिंस गैस साइकिल है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट में यूज कर सकते थे। बट मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, सीओपी। सीओपी हमारे पास ज्यादा होना चाहिए, बट सीओपी ऑफ गैस साइकिल क्या थी, वो लो थी। तो हमें क्या करना पड़ा, एक और साइकिल पर जाना पड़ा जिसका नाम था वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक है, जिसे VCRS से भी हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, टू फेज साइकिल था। टू फेज कैसा हो रहा था हमारे पास वेपर एंड लिक्विड, ये दो फॉर्म में हमारे पास रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, जहां हमारे पास कंप्रेसर था, कंडेंसर था, थ्रॉटलिंग डिवाइस थी, इवेपोरेटर था। ठीक है, यहाँ पर कंप्रेसर में 0.1 ये लेते हैं, 0.1 से 0.2। जब इवेपोरेटर, हमारे पास इवेपोरेटर वो प्लेस है जहां से हमारा, यहाँ सपोज यहाँ स्टोरेज स्पेस है, स्टोरेज स्पेस से यहाँ से हीट निकलती है जिसे हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ कंडेंसर है जहां से हीट रिजेक्ट होती है। ठीक है, सो अगर मेरा एक रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड फॉर्म में है, अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है इवेपोरेटर से, तो यहाँ से हीट लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो वेपर आता है वो क्या होता है, सैचुरेटेड वेपर होता है। ये सैचुरेटेड वेपर हमारा कंप्रेसर से पास होता है जहां उसका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होता है, और ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाले फॉर्म में चले जाता है या सुपर हीटेड फॉर्म में चले जाता है। फिर 2 to 3 क्या होता है, कंडेंसर से पास होता है जहां पर ये अगेन हीट को रिजेक्ट करता है, और वेपर क्या हो जाता है, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड यहाँ से पास होता है थ्रॉटलिंग डिवाइस से, जहां पर उसकी एंथैल्पी सेम होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बन जाता है, टू फेज रेफ्रिजरेंट बन जाता है। अगेन वो इवेपोरेटर से पास होता है, अगेन सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, यहाँ डुअल फेज हमें देखने को मिलता है। अब अगेन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में भी क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट है सीओपी फाइंड आउट करना। ठीक है, सीओपी क्या होता है हमारा, अगर मैं इसे पहले डायग्राम से बताऊं तो डायग्राम फॉर पीएच डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो ये डोम स्ट्रक्चर बनेगा। क्यों, बिकॉज डुअल फेस है तो हमारे पास डोम स्ट्रक्चर बनना ही बनना है। ठीक है, 0.1 to 2, अगेन कांस्टेंट प्रेशर 2 to 3, 3 to 4, 1 2 3 and 4। ठीक है, सो हमारा सीओपी क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय डब्ल्यू नेट। ठीक है, और मैंने क्या कहा था कि थ्रॉटलिंग डिवाइस में क्या होता है, वर्क इनपुट बिल्कुल नहीं होता है हमारा। ठीक है, तो डब्ल्यू नेट जो हमारा क्या हो जाता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय डब्ल्यू ऑफ कंप्रेसर हो जाता है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या था हमारा, ये पॉइंट यहाँ पर हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा था
4:1 में इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा था, तो क्या होगा हमारा H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय कंप्रेसर वर्क क्या है H2 माइनस H1। ये हमारा क्या था COP का फॉर्मूला था, ठीक है। और नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था कि डिफरेंट पॉइंट पर हमें एंथैल्पीज किस तरह फाइंड आउट करने मिलता है अगर टेबल्स हमें दिए गए हो तो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक लास्ट लेक्चर में देखा था वो था वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास V एक्चुअल टू V स्वेप्ट, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला जो था 1 प्लस K माइनस K प्रेशर रेशियो पावर 1 अपन गैमा, जहां K की वैल्यू क्या थी, K क्या बोला था हमने क्लियरेंस रेशियो मींस क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। आरपी हमारा क्या था प्रेशर रेशियो, एंड गैमा क्या था हमारा एक्सपांशन इंडेक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर यस। हाँ, यहाँ तक देखिए लास्ट लेक्चर में हो गया था, ठीक है। अब जो पॉइंट स्टार्ट होने वाला है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ सीआर। अच्छा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है पता है क्या एनीवन? कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस, ओके। और अच्छा ये मुझे बताइए कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, या दोनों सेम ही होते हैं? हम्म, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट लॉस होता है थोड़ा। क्या क्या? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट लॉस होता है हाँ एंड आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में एंट्रोपी कॉन्सेंट्रेट थी, प्रोवाइडेड कि मेरा हीट ट्रांसफर जीरो है और साइकिल भी रिवर्सिबल है। हाँ, ओके। सो डिफरेंस यही है कि रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस मींस आइडियाबैटिक मींस वहां पर हीट का लॉस हमारा नहीं होगा, तो उसे हमें आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। और जहां पर हीट का लॉस हो गया वो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस मींस हमारे जो नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं वो पॉलीट्रोपिक होते हैं, ठीक है। सर बट विदाउट सो a process where heat transfer take place, it can be also isentropic process. हाँ, हो सकता है। So it would not be necessary to be reversible. हम्म। Okay. ओके, अच्छा किसी को ये तो नहीं आ रहा ना गैमा और एन सिर्फ डिफरेंस होता है पॉलीट्रोपिक और आइडियाबैटिक में? जो इंडेक्स यूज करते हैं गैमा फॉर आइडियाबैटिक रिवर्सिबल आइडियाबैटिक और एन फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? ओके ठीक है, फैक्टर देखते हैं। सबसे पहला हमने क्या किया, इवेपोरेटर प्रेशर अगर डिक्रीज किया तो ये वीसीआर साइकिल है। देखिए वीसीआर साइकिल में हमारे पास पीएच डायग्राम किस तरह बनती है, कुछ इस तरह बनती है क्या, 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह कुछ बनती है। अब अगर मैंने इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज किया तो मेरा कंप्रेसर वर्क, मेरे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, मेरे सीओपी पर और वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी पर क्या इफेक्ट होने वाला है वो देखते हैं, ठीक है। देखिए ये तो मेरा आइडियल सिंपल केस है।
अब मैंने क्या किया, इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज किया। इवेपोरेशन प्रेशर डिक्रीज करना मतलब ये प्रेशर और डिक्रीज होकर इधर आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट इधर आ गया, ठीक है। सो कंप्रेसर वर्क कुछ इस तरह जाएगा यहाँ पर। सो WC में क्या इफेक्ट हुआ, WC बढ़ा कि घटा, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, क्या हुआ, उस पर इफेक्ट हुआ या सेम है? देखिए सिंपल केस में क्या था, WC हमारे पास वो था H2 माइनस H1, ठीक है। अभी ये है हमारे पास 1 डैश पॉइंट, ये है 2 डैश पॉइंट। अभी क्या हो गया, H2 डैश माइनस H1 डैश। अब इसकी वैल्यू WC से बड़ी होने वाली है, कम होने वाली है? बढ़ेगी ही ना, क्योंकि यहाँ पर H1 की वैल्यू और H2 की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इस डायरेक्शन में। तो हमारा कंप्रेसर वर्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर हमने इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज किया तो, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे क्या इफेक्ट होने वाला है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारे पास क्या था, H1 माइनस H4 था, ठीक है, ये 4। अभी क्या हो गया, वो H1 डैश माइनस H4 हो गया, है ना। तो अभी क्या होने वाला है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये भी क्या होने वाला है, H1 डैश माइनस H4, ये क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है ना। COP क्या है हमारे पास, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय क्या है, कंप्रेसर वर्क, है ना। अभी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है हमारा, बढ़ रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, कंप्रेसर वर्क भी बढ़ रहा है। तो अभी हम इसमें ये नहीं कह सकते कांट से कि COP बढ़ेगा या घटेगा, बिकॉज वो उस पर डिपेंड होगा कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना बढ़ रहा है या कंप्रेसर वर्क कितना बढ़ रहा है, ठीक है। अभी प्रेशर रेशो देखिए, वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी जो हमारे पास था उसमें फॉर्मूला क्या था हमारे पास, 1 प्लस के माइनस के एंड RP रेज़ टू पावर 1 अपॉन गामा, ठीक है। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर रेशो बढ़ेगा उतना वॉल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है, माइनस साइन के वजह से, ठीक है। अभी देखिए सपोज कीजिए हमारे पास P2 की वैल्यू क्या है, वो तो कांस्टेंट है, P1 की वैल्यू क्या हुई, और घटी है, मींस P2 बाय P1 जो पहले था RP, अभी हमारे पास क्या है वो P2 बाय P1 डैश, है ना। अब P1 की वैल्यू और घटी है तो RP की वैल्यू क्या बढ़ेगी, और बढ़ेगी ना, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। RP की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, बढ़ेगी, तो ठीक है। ये हमारे पास इवेपोरेटर प्रेशर अगर मैंने डिक्रीज किया तो वर्क कंप्रेसर वर्क बढ़ा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ा। COP की वैल्यू हम कांट से वो बढ़ रहा है घट रहा है, बिकॉज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और WC की वैल्यू कितनी बढ़ रही है, कि दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम होगी बिकॉज RP की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये पहला था अगर हमने इवेपोरेटर प्रेशर को डिक्रीज किया, फर्स्ट केस था हमारे पास। सेकेंड केस क्या बनेगा, अगर हमने कंडेंसर प्रेशर को इंक्रीज किया, तब देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारे पास नॉर्मल केस इस तरह का कुछ था, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज किया, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। ये 1, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ठीक है। अगेन देखते हैं कंप्रेसर वर्क पे क्या इफेक्ट हो रहा है। कंप्रेसर वर्क जो पहले यहाँ पर 2 था, ये H2 माइनस H1, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेसर वर्क अगेन इंक्रीज हो रहा है, कंप्रेसर वर्क इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो हमारे पास ये H4 माइनस H1 था, अभी वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इतना हो गया ना, H1 माइनस H4 डैश, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। अब COP क्या होता है हमारा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय WC, ठीक है। वेट, रेफ्रिजरेशन डिवाइड बाय WC। अभी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, और WC की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मींस एनी हाउ WC अगर इंक्रीज होगा तो COP डिक्रीज होगी, या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज होगा तो COP डिक्रीज होगी। मतलब क्या हो रहा है हमारा, COP की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। अगेन प्रेशर रेशो अगर हम देखें, प्रेशर रेशो जो हमारे पास पहले P2 बाय P1 था, जो अब अगेन P2 डैश डिवाइड बाय P1 हो गया। अभी देखिए P2 की वैल्यू ये थी हमारी,
ये P1 की वैल्यू थी, ये अभी क्या हो गई है P2 डैश, इसे सपोज करते हैं ये पीएच डायग्राम है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, P2 डैश इज ग्रेटर देन P2 है, मीन्स क्या होगा, आरपी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब अगर आरपी की वैल्यू बढ़ रही है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, घटेगी, बिकॉज फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 प्लस के माइनस के आरपी रेज़ टू पावर 1 अपॉन गामा, ठीक है। तो आरपी की वैल्यू बढ़ेगी तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगी, कम होगी, मींस वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल डिक्रीज एज आरपी की वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। ये कंडेंसर प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ तो कंप्रेसर वर्क बढ़ेगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट घटेगा, सीओपी की वैल्यू भी घटेगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी घटेगी एज आरपी की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या, ये दोनों पॉइंट समझे क्या अक्षय? ये सब हाँ ओके। अब थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस हमारे पास क्या होगा, सुपर हीटिंग। एट कंप्रेसर इनलेट। अब कंप्रेसर इनलेट पर अगर हमारे पास सुपर हीटिंग है तो क्या होने वाला है, देखिए अगेन हम क्या कर लेते हैं, सिंपल हमारे पास जो केस है वो बना लेते हैं हम, 1 2 3 एंड 4। इनलेट पर अगर सुपर हीट है तो वो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगी, यहाँ पर पॉइंट 1 हमारा होगा, ठीक है, ये पॉइंट 2 1 डैश 2 डैश, एंड देन उसके बाद सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। तो WC पे क्या इफेक्ट हो रहा है, WC अगेन इंक्रीज हो रहा है, ये जो H1 और H2 की वैल्यू थी, ये H1 डैश H2 डैश की वैल्यू क्या है, इससे ज्यादा है, तो WC की वैल्यू क्या होने वाली, इंक्रीज होने वाली है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा, जो हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पहले इतना था, अब वो क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास 1 पॉइंट तक चला गया, 1 डैश तक, है ना। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। अगेन सीओपी हमारी क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय WC। अब अगेन क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ रहा है, WC भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगेन वी कांट से कि सीओपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो उस वैल्यू पर डिपेंड होगा कि आरए की वैल्यू ज्यादा है या WC की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। नाउ देखते हैं प्रेशर रेशो पे क्या इफेक्ट हुआ है। प्रेशर रेशो क्या है हमारे पास, ये P1 था, ये P2 था, ठीक है। सुपर हीटिंग की वजह से प्रेशर रेशो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, P2 जो था P2 बाय P1 वही P2 डैश डिवाइड बाय P1 डैश है, ठीक है ना। प्रेशर तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, प्रेशर सेम ही है। तो आरपी की वैल्यू अगर सेम है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है हमारी वो भी सेम रहने वाली है, उस पर भी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। सो सुपर हीटिंग अगर है कंप्रेसर इनलेट पर तो हमारा WC वर्क तो बढ़ रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ रहा है, सीओपी हम बोल नहीं सकते बिकॉज दोनों वैल्यूज बढ़ रही है, वो दोनों वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगी कि इन दोनों में से वैल्यूज किसकी ज्यादा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू ज्यादा है या WC की वैल्यू। प्रेशर रेशो की वैल्यू सेम है तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की वैल्यू भी सेम आएगी फ्रॉम द फॉर्मूला, ठीक है। ये था पॉइंट 3। केस 4 जो है हमारा लास्ट केस, वो क्या है, सब कूलिंग, ठीक है। सब कूलिंग हमारे पास जो नॉर्मल डायग्राम है कुछ इस तरह बनती है, 1 2 3 4, ठीक है। सब कूलिंग हो रही है, सब कूलिंग कहाँ होता है हमारे पास, कंडेंसर में होता है। सब कूलिंग हो रही है मीन्स क्या हो रहा है हमारे पास, ये जो पॉइंट 3 है वो अब इधर शिफ्ट हो गया, पॉइंट 3 डैश हो गया और ये 4 डैश हो गया, ठीक है। तो WC की वैल्यू क्या होने वाली है वो देखते हैं सब कूलिंग की वजह से, ठीक है। देवेंद्र WC की वैल्यू क्या होगी, कंप्रेसर वर्क की वैल्यू, ये सर कम होगी, नहीं सम कम नहीं होगी ना। देखिए हमारे पास WC मीन्स कंप्रेसर वर्क क्या होता है, H2 माइनस H1 होता है, WC क्या होता है, H2 माइनस H2 H1, है ना। और जब सब कूलिंग हमने की है तो H1 और H2 की वैल्यू पर कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं है,
ठीक है, अच्छा, सेम है हाँ, वो। तो ये कैसे रहने सेम है। वाला है हमारे पास, सेम रहने वाला है। Same. ठीक है, अब देखते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे क्या इफेक्ट होने वाला है, इंक्रीज डिक्रीज बढ़ेगा, का सेम। इंक्रीज। हाँ, इंक्रीज होगा ना। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होने वाला है हमारे पास, इंक्रीज होने वाला है। अब सीओपी पे क्या इफेक्ट होने वाला है, सीओपी हमारे पास क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय डब्ल्यूसी। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास ये तो सेम है वैल्यू, डब्ल्यूसी वो चेंज नहीं होने वाली। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ रहा है तो क्या होगा, एट द एंड हमारे पास सीओपी की वैल्यू भी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रेशर रेशो। अक्षय, प्रेशर रेशो पे क्या इफेक्ट होने वाला है, इंक्रीज डिक्रीज। सेम रहेगा सर। हाँ, सेम रहने वाला, बिकॉज प्रेशर की जो लिमिट्स है यहाँ P1 और ये P2 ये कैसी है, सेम है। ठीक है, तो प्रेशर रेशो विल बी सेम एंड एट द एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी सेम। ठीक है, ओके। सो ये चार केसेस हमारे पास थे जो आपको समझ में आना चाहिए था। अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो क्या क्या, अगर ये सब कूलिंग है, सुपर हीटिंग है, या प्रेशर इंक्रीज कर रहे वेपोरेटर का, डिक्रीज कर रहे कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे, तो किस तरह डायग्राम में चेंज आने वाला है। ठीक है, और डायग्राम में जब चेंज आने वाला है तो हमें वैल्यूज जो है निकालने के लिए वो भी बताया गया है, लास्ट लेक्चर में बताया गया किस तरह एंथैल्पीज की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे निकलेगी। तो उस पॉइंट, उस चीज से हम क्या करने वाले हैं, एंथैल्पीज निकालने वाले हैं, और एट द एंड हम क्या करने वाले हैं, सीओपी निकालने वाले, या जो भी हमसे पूछा जाए, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, कंप्रेसर वर्क, या जो भी। ठीक है, वो सारी चीजें निकलेंगी उससे। तो आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। फाइनल जो हमारे पास पॉइंट है वो है, मेन पॉइंट जो हमारे पास है, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल। देखिए कार्नोट साइकिल जो था वो आइडियल साइकिल था, रिवर्स कार्नोट, रिवर्स रैंकाइन, या हम जिसको डुअल फेस बोलते हैं, डुअल फेस या रिवर्स रैंकाइन एक ही बात है। उसमें क्या था हमारे पास, कंप्रेसर था, मेन कंप्रेसर। देखिए दो चीज होती है, कंप्रेसर होता है, एक पंप होता है, दोनों चीजें क्या करती है, हमारा टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, बट हमने देखा है थर्मोडायनेमिक्स में ही कि कंप्रेसर जितना वर्क यूटिलाइज करता है, पंप उससे 10 गुना कम ही करता है। ठीक है, हमें पता है कि वीसीआरएस साइकिल जो था हमारा, वीसीआरएस साइकिल, उसमें क्या था हमारे पास, यहाँ कंप्रेसर था, फिर ये कंडेंसर था, फिर यहाँ पे थ्रॉटलिंग डिवाइस थी, एंड देन यहाँ इवेपोरेटर था। तो ये यहाँ पर जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर सिंस ये बहुत ज्यादा हमारा पावर कंज्यूम करता है, तो हमने क्या किया, वीसीआरएस साइकिल हमारे पास बिल्कुल ठीक था जो हम एक्चुअल यूज भी करते हैं, बट वीएआरएस साइकिल जो है, इसको लाने का मकसद क्या था, जो हमारा कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर को हमें एलिमिनेट करना था। क्यों, बिकॉज ये पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा कर लेता है। ठीक है, सो अगर हमें कंप्रेसर्स को निकालना है तो उसकी जगह हमें कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो हम क्या ऐड करते हैं वहां पर, एब्जॉर्बर ऐड करते हैं, पंप एंड जनरेटर, ये तीन चीज क्या करते हैं हम कंप्रेसर की जगह यूज करते हैं। ठीक है, देखिए तो इसका कुछ डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा, पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास कंडेंसर वैसा ही के वैसा, ठीक है, ये हमारे पास थ्रॉटलिंग डिवाइस, या हमारे पास इवेपोरेटर, बिल्कुल वीसीआरएस साइकिल के जैसा। बट अब चेंजेस क्या होने वाले हैं, चेंजेस कुछ ये हो गए कि हमारे पास यहाँ पर जो आएगा वो आएगा एब्जॉर्बर, देन पंप, देन जनरेटर, एंड देन ये यहाँ पर हमारे पास कंडेंसर से जॉइंट। ठीक है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इतने, ये हमने क्या एलिमिनेट करके लिया है, कंप्रेसर को। ठीक है, कंप्रेसर की जगह हमने पंप यूज कर लिया है, जिससे हमारा पावर कंजम्पशन जो है वो कम होने वाला है। ठीक है, सो अब होता क्या है, देखिए सपोज हमारे पास NH3 प्लस वाटर, सपोज NH3 हमारे पास, अभी ले लेते हैं वाटर, तो हमारे पास एब्जॉर्बर में हम यहाँ पे H2O लेने वाले हैं। हमारे पास रेफ्रिजरेंट जो है वो NH3 है। ठीक है, जब वो इवेपोरेटर से पास होगा तो हमारा NH3 जो है
लिक्विड फॉर्म में जो पहले था या डुअल फेस में था, वो अब क्या होने वाला है, वेपर में कन्वर्ट होने वाला है, बिकॉज यहाँ से वो क्या करेगा, हीट लेगा स्टोरेज से। ठीक है, ये NH3 जो वेपर फॉर्म में है वो हम क्या करने वाले, एब्जॉर्बर से पास करने वाले हैं, और एब्जॉर्बर में हमने क्या लिया, वाटर को ले लिया है। ठीक है, तो NH3 मीन्स अमोनिया की एक प्रॉपर्टी होती है कि जहां पर भी उसे वाटर मिलता है तो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, अगर हमारा NH3 जो वेपर फॉर्म में था वो वाटर में डिजोल्व हो गया तो अब वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, और लिक्विड को हम पंप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लिक्विड को पंप करते हैं और वहां से उसको हम कहाँ भेजते हैं, जनरेटर में। अब जनरेटर क्या करता है, जनरेटर मीन्स यहाँ पर हमारा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स यूज करते हैं हम, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मीन्स क्या, सोलर एनर्जी जो होती है वो यूज करते हैं हम, किसके लिए, हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। किसका, जो हमारा NH3 और H2O का जो मिक्सचर था, जो हमने पंप से पंप किया है, उसे हम जनरेटर में भेजते हैं, जहां पर सोलर एनर्जी से इसका क्या होता है, जो NH3 और H2 था उसमें से NH3 प्लस जो H2O था उसमें जब हीट ऐड होती है तो NH3 एंड H2O दोनों क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अगेन फिर वो NH3 जो था हमारा वेपर फॉर्म में, जिसका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज है, वो जाएगा कंडेंसर में, और वापस से हमारा सारा प्रोसेस जो है स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, कंप्रेसर में हम क्या करते हैं, कंप्रेसर में जो हम कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, वही वही जो वर्क है वो हमारा जनरेटर करता है, मीन सोलर एनर्जी करती है, जहाँ पे हमारा NH3 और H2O दोनों सेपरेट हो जाते हैं, और NH3 जो है वेपर फॉर्म में, जिसका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज है, वो कंडेंसर से पास होता है, देन थ्रॉटलिंग डिवाइस, देन अगेन इवेपोरेटर, मीन्स वापस वही सारे साइकिल्स चालू हो जाते हैं। बट हमने क्या कर दिया, अभी यहाँ पर हमने कंप्रेसर को एलिमिनेट कर दिया और पंप को लगा दिया, जिससे हमारा एनर्जी कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब इसे एक अच्छे फॉर्म में वापस से बना लेते हैं। ये हमारे पास एब्जॉर्बर, पंप, जनरेटर, कंडेंसर, थ्रॉटलिंग डिवाइस, इवेपोरेटर, देन ये कनेक्टेड यहाँ से। ठीक है, अभी देखिए हमें पता है कि कंडेंसर से हमारा क्या होता है, यहाँ से हीट रिजेक्ट होती है, जिसे हम QC कहते हैं। इवेपोरेटर में क्या होता है, हमारे पास हीट ऐड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, QE कहते हैं। ठीक है, हमारा जो एब्जॉर्बर है, यहाँ पर NH3 जो है डिसॉल्व होता है वाटर में, मीन्स H2O के साथ, तो क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है मीन्स क्या होता है, यहाँ से हीट क्या होती है, एक्सट्रैक्ट होती है, जिसको हम सपोज QA दे देते हैं। ठीक है, जनरेटर क्या है, ये वो पॉइंट है हमारा जहां से हमारे पास हीट ऐड होती है इन सोलर जो एनर्जी है उस फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें हीट Q ऑफ, इसे हम G कहते हैं। ठीक है, हीट ऐड होती है। यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा हमारे पास, एक टेम्परेचर इसको हम कहते हैं TE टेम्परेचर, यहाँ जो टेम्परेचर होगा उसको हम बोलेंगे T ऑफ G जनरेटर टेम्परेचर, और कंडेंसर का टेम्परेचर जो होगा TO, इसे ले लेते हैं, मींस एटमॉस्फेरिक भी जो ले सकते हैं इसको, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। और उसी टेम्परेचर पर हम क्या करेंगे, ये एब्जॉर्बर को भी रखेंगे TO पे। ठीक है, मींस एब्जॉर्बर और कंडेंसर जो है उन दोनों को सेम टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर रखेंगे। इवेपोरेटर का टेम्परेचर TE और TG जो है जनरेटर का टेम्परेचर। ठीक है, अभी हमारा मेन पॉइंट जो है, मेन एम जो है वो क्या है, COP फाइंड आउट करना। COP क्या है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला थ्रॉटलिंग जो है, थ्रॉटलिंग डिवाइसेस में हमने पहले ही देख लिया कि वर्क बहुत कम होता है, जिसे हम निग्लेक्ट कर दिए थे। पंप वर्क जो होता है वो भी बहुत कम होता है, अगर कंप्रेसर से अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 10 गुना कम होता है पंप का वर्क, तो हम उससे भी क्या करेंगे, निग्लेक्ट करेंगे वर्क को। ठीक है, अगर हम फर्स्ट लॉ लगाते हैं इस स्कीमेटिक डायग्राम पर, अगर हमने फर्स्ट लॉ लगाया तो फर्स्ट लॉ से क्या हमें मालूम पड़ता है फॉर अ साइकिल कि चेंज इन Q क्या होता है, चेंज इन W के इक्वल होता है। यहाँ पर हमारे पास W वर्क क्या है, पूरा 0 है, मीन्स DQ की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, और हम एक और अजम्पशन लेके चलते हैं कि जो पूरा सिस्टम है वो क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल है।
ओके सो हमारे पास जितनी हीट इनपुट हो रही है और जितनी आउटपुट हो रही है, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, सिस्टम में हीट इन हो रही है तो उसे हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, और सिस्टम से आउट हो रही है तो उसे हम क्या लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे सिस्टम में इन कौन कौन सी एनर्जी हो रही है, क्यू ई है एंड क्यू जी है, तो क्यू ई प्लस क्यू जी, ठीक है, दोनों प्लस होगी हमारे पास, देन माइनस क्यू सी एंड माइनस क्यू ए इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसे एक फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब आप इन दोनों क्यू सी एंड क्यू ए का इक्वल को उस साइड ले जाएंगे तो क्या बनने वाला है, क्यू ई प्लस क्यू जी इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू सी। ठीक है, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है नाउ सेकेंड लॉ क्या कहता है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कि चेंज इन डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमने सपोज किया है, अजम्पशन लिया है कि हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, और सेकंड लॉ के स्टेटमेंट से क्या होता है, डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। अब अगेन जो हमारे पास हीट इन हो रही है वो पॉजिटिव है, जो आउट हो रही है वो क्या होने वाली है, नेगेटिव होने वाली है। देन तो क्या होने वाला है हमारे पास, क्यू ऑफ ई प्लस क्यू ऑफ ई डिवाइड बाय उसका टेम्परेचर क्या है, टी ई है, प्लस क्यू जी डिवाइड बाय टेम्परेचर टी जी, माइनस क्यू सी उसका टेम्परेचर है टी एटमॉस्फेरिक, माइनस क्यू ए उसका टेम्परेचर भी एटमॉस्फेरिक टी ओ इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगेन इसको क्या कर सकते हैं हम, क्यू ई अपॉन टी ई प्लस क्यू जी अपॉन टी जी इक्वल्स टू क्यू सी अपॉन टी ओ प्लस क्यू ए अपॉन टी ओ। इसे हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास थी, क्यू ई प्लस क्यू जी एंड क्यू ए प्लस क्यू सी, अगर क्यू ए प्लस क्यू सी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, क्यू ई प्लस क्यू जी, है ना। तो ये जो क्यू ए प्लस क्यू सी है इसकी जगह हम क्यू ई प्लस क्यू जी पुट कर सकते हैं, तो क्यू ई बाई टी ई प्लस क्यू जी अपॉन टी जी इक्वल्स टू, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम और क्या लिख सकते थे, क्यू सी प्लस क्यू ए डिवाइड बाई टी ओ कर सकते हैं ना। तो क्यू सी प्लस क्यू ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, क्यू ई प्लस क्यू जी डिवाइड बाय टी ओ। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, क्यू ई डिवाइड बाय टी ई माइनस क्यू ई डिवाइड बाय टी ओ, ये जो क्यू ई डिवाइड बाय टी ओ इसे हम इस साइड एक साइड लेकर आ जाएंगे, इक्वल्स टू क्यू जी डिवाइड बाय टी ओ माइनस क्यू जी डिवाइड बाय टी जी। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ से क्यू ई को कॉमन ले लेते हैं, क्यू ई कॉमन लिए तो क्या बच गया हमारे पास, 1 अपॉन टी जी, 1 अपॉन टी जी माइनस 1 अपॉन टी ओ, सॉरी टी ई ना, टी ओ इक्वल्स टू क्यू जी अगर हमने कॉमन ले लिया तो क्या होने वाला है हमारे पास, 1 अपॉन टी ओ माइनस 1 अपॉन टी जी, 1 अपॉन टी ओ माइनस 1 अपॉन टी जी। ठीक है, अभी इसे हम इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। देखिए अब सीओपी हमारे पास क्या होता है, सीओपी का अगर बेसिक फॉर्मूला हमने देखा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय डब्ल्यू नेट। ठीक है, डब्ल्यू नेट रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय डब्ल्यू नेट हमारे पास क्या है, अगर हम डायग्राम देखें तो हमारे पास तो सबसे पहला है, एक तो थ्रॉटलिंग वर्क है, दूसरा हमारे पास पंप वर्क है, और तीसरा जो हमारे पास मिल रहा है वो क्या है, जनरेशन से जो हमें हीट मिल रही है वो जनरेटर से, मींस जो हम सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, थ्रॉटलिंग एंड पंप वर्क को निग्लेक्ट किया तो बचता हमारे पास क्या है, हीट बचती है। हीट क्या है, क्यू ऑफ जी जो जनरेटर से मिल रहा है। क्यू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है हमारे पास, क्यू ई है, क्यू ई डिवाइड बाय क्यू जी क्या है हमारे पास, जनरेटर हीट है, मींस सीओपी एट द एंड क्या है हमारे पास, क्यू ई डिवाइड बाय क्यू जी। ठीक है, वो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 3 से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी अगर हमने क्यू जी से इसे डिवाइड किया बोथ साइड तो ये हो गया कैंसल, सो क्या आ गया, क्यू ई डिवाइड बाय क्यू जी क्या आ गया, 1 अपॉन टी ओ माइनस 1 अपॉन टी जी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन टी ई माइनस 1 अपॉन टी ओ। ठीक है, अब अगर हमने इसे
मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो क्या बनने वाला है, ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आने वाली है, फाइनल इक्वेशन जो बनकर आएगी वो रहेगी टीई बाय टीजी माइनस टीओ डिवाइड बाय टीओ माइनस टीई, ये होगी सीओपी की वैल्यू। ठीक है, एट द एंड हमें क्या याद रखना है, सीओपी की वैल्यू टीई अपॉन टीजी इन ब्रैकेट टीजी माइनस टीओ डिवाइड बाय टीओ माइनस टीजी। ठीक है, वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम क्या था, वीसीआरएस का आगे का पार्ट था जिसमें हमने कंप्रेसर को क्या करना था, एलिमिनेट करना था। और अगर हम कंप्रेसर को एलिमिनेट कर रहे हैं तो कंप्रेसर का वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए हमें, जिसके लिए हमने क्या किया, एब्जॉर्बर, पंप और जनरेटर का यूज किया। अब जनरेटर जो है वो हमारे पास एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मींस सोलर एनर्जी है, जिसका यूज करके हम क्या करने वाले हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने वाले हैं हमारे रेफ्रिजरेंट का। अभी हमने क्या किया था, जो हमारे पास रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा था एब्जॉर्बर में, वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब होकर जो वेपर फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वहां से पंप से हमने उसे पंप किया और जनरेटर में भेजा, जहां पर वो वापस से वेपर में कन्वर्ट हुआ और पूरा साइकिल वापस से जैसा वीसीआरएस में था बिल्कुल उस तरह से चलेगा। ठीक है, सीओपी की वैल्यू जो हमारे टीई बाय टीजी माइनस टीओ डिवाइड बाय टीओ माइनस टीजी, जहां टीई जो है क्या है हमारा इवेपोरेटेड टेम्परेचर, टीजी क्या है हमारा जनरेटर टेम्परेचर, और टीओ है वो क्या है हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है। ठीक है, सीओपी का एट द एंड हमें फॉर्मूला याद रखना है जो कि हमें न्यूमेरिकल के लिए पूछा जाएगा। ओके अभी अक्षय, आकाश एंड देवेंद्र, इसमें कुछ ऐसा है जो नहीं समझा हो, नहीं सर, अंडरस्टूड सर। है ना? Understood, sir. ओके, सो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स लें क्या, यस सर। है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स, वरना फिर बोर हो जाएगा बिल्कुल वो। ओके, तो आपके पास EQ है क्या, प्रीवियस ईयर बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है पूरे? मेरे पास अभी तो नहीं है वैसे। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, फिर क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यस सर, नेक्स्ट लेक्चर से फिर इक्यू लेके बैठूंगा मैं। हाँ ओके ओके ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह है कि राउंड द क्लॉक cooling of an apartment having a load of 300 megajoule per day requires an air conditioning plant of capacity about। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि अराउंड द क्लॉक कूलिंग ऑफ एन अपार्टमेंट हैविंग अ लोड ऑफ 300 मेगाजूल पर डे रिक्वायर्स एन एयर कंडीशनिंग प्लांट ऑफ कैपेसिटी अबाउट। हमें क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी पूछ रहा है। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 टन, बी 5 टन, सी 10 टन एंड डी 100 टन, है ना। हमें कैपेसिटी पूछा गया है, लोड दिया है, मतलब क्या है, लोड दिया है मींस हमें ये बोला गया है कि जो स्टोरेज स्पेस है हमें यहाँ से इतनी हीट को निकालना है, मींस हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ही दिया गया है 300 मेगा जूल पर डे का, है ना। हमें पता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है हमारा, बोलो अक्षय। किलो जूल पर मिनट। अच्छा, किसी भी चीज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमें सपोज मालूम है कि इसकी यूनिट जो हमारे पास होती है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट, वो क्या होता है 3.5 किलोवाट होता है ना। लोड एट द एंड हमें ये पूछ रहा है ना कितने टन्स का है ना, टन्स में पूछा है ना सारे।
हमें ये चीज पता है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट कितना होता है, 3.5 किलोवाट होता है। तो हम 3.5 क्या करते किलोवाट। हैं, हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या होने वाला है हमारे पास, 300 मेगा मीन्स इंटू 10⁻³ किए तो ये क्या होगा, किलो जूल हो गया। ठीक है, और पर डे बोला है, मतलब क्या कर सकते हैं हम इसको 24 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये किलोवाट में आ जाएगा हमारे पास जो लोड दिया है हमारा, है ना। तो ये कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करो तो ये कितना आ रहा है, 300। सबके पास वो वर्चुअल कैलकुलेटर है क्या, 300 इंटू 3 डिवाइड बाय 24 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 60। ओके, 3.4722 किलोवाट, ये हमारे पास इतना लोड आ रहा है। हमें एक चीज पता है कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट जो होता है वो 3.5 किलोवाट होता है, और हमें कितना लोड पूछ रहा है, 3.4722 किलोवाट के लिए। सपोज हम बोलेंगे x टन ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो क्या आने वाला है, 3.4722 डिवाइडेड बाय 3.5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, x टन ऑफ रेफ्रिजरेंट। अब इसे डिवाइड करो कितने से, 3.5 से, तो क्या आ रहा है हमारे पास, वैल्यूज जो आ रही है कितनी आ रही है, 0.992 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेंट, मीन्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट, है ना। मीन्स हमको ऑलमोस्ट 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेंट का कैपेसिटी वाला चाहिए एयर कंडीशनर, अगर हमें इतनी लोड को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सिस्टम से, ओके। ओ यस सर। हाँ ठीक है, अभी देख लेते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम, डेजिग्नेशन के ऊपर। हमें बोला गया है कि R134 जो है, R134 इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो एक आपको ध्यान रखना है कि जब भी R के साथ 4 डिजिट आता है, 4 डिजिट, तो आपको क्या करना है, पहले चेक करना है अनसैचुरेटेड के लिए। ठीक है, यहाँ 1 होना जरूरी है। अभी कैसा यहाँ पर हमारे पास 3 डिजिट है ना, तो हम सीधा क्या आ जाएंगे पता है, सैचुरेटेड की कंडीशंस में जाएंगे। अगर यही R1346 ऐसा कुछ होता या जो भी होता, तो हम क्या करते, हमें 4 डिजिट दिख रहे हैं, यहाँ 1 भी दिख रहा है, तो हम अनसैचुरेटेड की कंडीशन में जाते। अब ये जाना क्यों जरूरी है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, बिकॉज हमारे पास जो फॉर्मूला है N+P+Q इज इक्वल्स टू 2M+2 और N+P+Q इज इक्वल्स टू 2M। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके दोनों में से कोई ना कोई एक इक्वेशन यूज होगी जो N, P या Q या M किसी ना किसी एक वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए लगने वाली है। तो हमें पता होना चाहिए कि कंडीशंस कौन सी यूज करना है, सैचुरेटेड की या अनसैचुरेटेड की। ठीक है, सिंस यहाँ पर हमारे पास R134 दिया, 3 डिजिट दिया है, तो हम कहाँ जाने वाले, सैचुरेटेड की कंडीशन में जाने वाले हैं। सैचुरेटेड। ठीक है, हमें पता है कि सैचुरेटेड के लिए फॉर्मूला जो है R(m-1) N+1 और P होता है। ठीक है, इतना पता है। तो अगर हम इसे कंपेयर करें इस चीज से, तो क्या होने वाला है, हमारे पास m-1 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। सो m की वैल्यू क्या हो गई, 2। 2। ठीक है, n+1 की वैल्यू क्या है, 3, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2। 2। ठीक है, p की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली 4। 4। अब हमें पता है केमिकल फॉर्मूला जो होता है उसका CHFCl, ठीक है, MnPq, ये होता है ना केमिकल फॉर्मूला। मीन्स हमें M, N, P और Q की वैल्यूज पुट करना है। हमें N की वैल्यू पता है, N की वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। बट हमें पता है ये सैचुरेटेड कंडीशन में जा रहा है, मतलब N+P+Q इक्वल्स टू 2M, ये हमें यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पुट करते हैं वैल्यूज। N की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। ठीक है, P की वैल्यू क्या है, 4 प्लस Q हमें फाइंड आउट करना है इक्वल्स टू 2 ऑफ M की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है ना। सर इक्वल्स टू 2m तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अच्छा, लिए ना। +2 सॉरी, है ना, +2 ना, हाँ सैचुरेटेड के 2m +2 + 2। होते हैं।
+2 Yes. बराबर। तो ये क्या होगा 2 + 4 क्या होगा 6 प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 × 2 4 + 2 क्या होगा 6 मीन 6 कैंसल, क्यू की वैल्यू क्या आ गई 0। 0. ठीक है, तो हम क्या पुट करने वाले अब यहाँ वैल्यूज C ऑफ M कितना है हमारे पास 2 C2 H ऑफ N की वैल्यू क्या है 2 F P की वैल्यू 4 CL Q की वैल्यू कितनी है 0 मीन्स या इसे इस तरह देखो C2 H2 F4 CL 0 या इसे इस तरह लिखो कि C2 H2 F4 बस इतना। ठीक है ओके। सर अगर हम अनसैचुरेटेड की केस भी यूज करते हैं तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना? सेटिस्फाई हो जाएगी। RM-1 N+1 P। इसीलिए मैंने बोला कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्टली अगर हमारे पास 3 डिजिट दिख रहे हैं तो हमें सैचुरेटेड कंडीशन में ही जाना है। अगर ओके हमें 4 डिजिट दिखा और 1 यहाँ दिख रहा है पहले फर्स्ट जो है R के बाद 1 तो हमें अनसैचुरेटेड पे जाना है, अदरवाइज सैचुरेटेड पे ही जाना है। 4 डिजिट नहीं है तो सैचुरेटेड। ठीक है ओके सर। हाँ, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर हमें 4 डिजिट है तो ही अनसैचुरेटेड पे जाना है, अदरवाइज यहाँ यहाँ क्यों की वैल्यू कुछ ना कुछ आती थी ना 2 आती, शायद -2 आती है ना। यहाँ पर अगर हम इसे हटा दें तो क्या आ रहा है -2 आ रहा है ना क्यों, माइनस इसलिए यस सैचुरेटेड कंडीशन -2 पे ही जाना है। ठीक है ओके यस सर। ओके। अभी देख लेते हैं हम एक VCRS साइकिल के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है VCRS साइकिल जो हमारा जिस पर इस पर देखिए VCRS के जितने क्वेश्चन मिल सके उतने सॉल्व करो बिकॉज इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं एक। ठीक है अभी देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह दिया गया है हमें क्वेश्चन राइट डाउन करूं क्या मैं कि सिर्फ रीड कर लूं और मेन रीड पॉइंट्स कर लिख लीजिए देता हूं, सिर्फ। है ना। हाँ क्वेश्चन कुछ इस तरह है, देखिए कॉमन डेटा क्वेश्चन है जिसमें एक ही डेटे में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। A refrigerator based on ideal vapor compression cycle operates between the temperature limit of -20 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों टेम्परेचर लिमिट्स हमें दी गई हैं। द रेफ्रिजरेंट इंटर्स द कंडेंसर एज सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, कंडेंसर की एंट्री क्या है, कंडेंसर की जो एंट्री है वो हमें बोल रहा है सैचुरेटेड वेपर है, सैचुरेटेड वेपर। ठीक है सैचुरेटेड वेपर एंड लीव सैचुरेटेड लिक्विड, और लीव कैसा हो रहा है सैचुरेटेड लिक्विड। द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी वैल्यूज ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड एंड वेपर एट दीज टेम्परेचर्स आर गिवन इन द टेबल। ठीक है, अब एक टेबल दिया है। ठीक है, उस टेबल में क्या है, हमें एंथैल्पी और एंट्रोपीज की वैल्यूज दी गई है। ठीक है, वो टेबल अभी मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, पूछा क्या है हमें सबसे पहला क्वेश्चन, इफ द रेफ्रिजरेंट सैचुरेट, सबसे पहले ए जो पॉइंट है, इफ रेफ्रिजरेंट सर्कुलेशन रेट इज मींस मास फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट कितना है 0.025 kg पर सेकेंड। द रेफ्रिजरेंट इफेक्ट मींस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है वो हमें फाइंड आउट करने बोला गया है। ठीक है अभी देखो सबसे पहले तो हमें ध्यान जिस चीज पर देना है वो ये है कि कंडेंसर की एंट्री और लीव जो है हमें चेंज कर दिया है इसने। ठीक है
कनेक्ट हो गए क्या सब? नहीं सर, 2 ही जन है अभी तक। वो एक्चुअली में लिमिट रहती है ना 40 मिनट्स की, इस पर तो डिस्कनेक्ट होता है। ओके सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आएंगे सब। ओके, शैल आई स्टार्ट? ओके, हाँ तो देखिए, सबसे हमारे पास जो हमारा सिंपल फॉर्म है वो किस तरह का है, कुछ इस तरह है कि VCR साइकिल, ठीक है, कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है हमारे पास। 1 2 3 एंड 4 मीन्स ये हमारा कंडेंसर होता है, 2 to 3 प्रोसेस। और 2 जहाँ कंडेंसर की एंट्री होती है क्या होती है, सुपर हीटेड होती है, और एग्जिट जो होती है वो सैचुरेटेड लिक्विड होती है। बट हमें बोला क्या है, हमें बोला ये गया है कि एंट्री पर ही सैचुरेटेड वेपर है। एंट्री पर मीन्स क्या होगा, अब जो हमारी बनने वाली है डायग्राम वो कुछ इस तरह होगी कि ये है इस तरह का, ये पॉइंट 2 तो हमें मालूम है कि सैचुरेटेड वेपर होने वाला है। और क्या बोला है कि एग्जिट जो है वो भी कैसी है, सैचुरेटेड लिक्विड है, मतलब पॉइंट 3 ये होने वाला है, पॉइंट 1 to 2, ठीक है। तो एंट्री पर क्या होने वाला है, मिक्स हमें मिलने वाला, मतलब कंप्रेसर जो है उसकी एंट्री पे क्या मिलने वाला है, हमें मिक्स फ्लूइड मिलने वाला है यहाँ पर, ठीक है, अगर हम टीएस डायग्राम बनाए तो, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर एंट्रोपी एंथैल्पी दोनों दोनों ही डायग्राम बनाएंगे, पहले टीएस डायग्राम बनाए थे 1 to 2। एंड हमारे पास 3 to 4 प्रोसेस किस तरह होगा, कुछ इस तरह होगा 3 to 4, ठीक है। अब अगर हम इसका पीएच डायग्राम बनाने हैं तो किस तरह बनेगा वो, इतना पता है कि 2 and 3 क्या होने वाला है, यहाँ आने वाला है, ठीक है। तो 1 पॉइंट कुछ हमारा इधर होगा, 1 to 2 एंड देन 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये अब इस तरह का कुछ डायग्राम हमें बन के आने वाला है। हमें पूछा क्या गया है, पूछा गया है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा। अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो हमारे पास होता है वो होता है H1 माइनस H4, ठीक है। ये पॉइंट H1 की वैल्यू और H4 की वैल्यू फाइंड आउट करना, या हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस है H3 इक्वल टू क्या होगा, H4 होगा। मीन्स क्या कर सकते हैं हम, H3 की वैल्यू एट, अगर मैं टेम्परेचर, यहाँ देखिए हमें जो टेबल दिया गया है वो टेबल में हमें टेम्परेचर्स की वैल्यू दी गई है, मतलब इस टेम्परेचर वैल्यू पर जो T3 HF की वैल्यू होगी वो क्या होने वाली है, H3 होने वाली है, और वही क्या होने वाला है, H4 होने वाला है, ठीक है। टेबल कुछ इस तरह का हमारे पास है जो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। यहाँ पर 1 3 4 इस तरह का कुछ है, ठीक है। यहाँ पर हमें HF की वैल्यू दी गई है, HG की वैल्यू दी गई है, SF की वैल्यू दी गई है, SG की वैल्यू दी गई है, यहाँ टेम्परेचर वैल्यू दी गई है। यहाँ टेम्परेचर है -20, ये है 40, ये है 20, 80, 180, 200, 0.07, 0.07, 0.3, 0.73, 0.7366 एंड 0.67, ये वैल्यूज दी गई है हमें, ठीक है। अभी देखिए वापस से जाते हैं इस डायग्राम पर हम, H3 क्या है, हमारा टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है ये मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है। ये टेम्परेचर क्या है 40, और ये टेम्परेचर क्या होगा -20 होगा, ठीक है। तो 40 डिग्री टेम्परेचर पर HF की जो वैल्यू होगी वो H3 की वैल्यू होगी, वही H4 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर HF की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी, H3 बोलिए या तो फिर क्या बोलिए, H4 बोलिए। तो हमें H3 या H4 की वैल्यू जो है ये वैल्यू मिल गई, कितनी हमारे पास, कितनी मिल गई ये वैल्यू, कितनी है वैल्यू, 1 मिनट, HF की वैल्यू कितनी है 80, तो यहाँ हो गया 80, ठीक है। अब फाइंड आउट करना है हमें H1 की वैल्यू। अब H1 की वैल्यू किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये मेन है।
ठीक है। अब H1 जो है वो सिंपल केस में तो हमारे पास सैचुरेटेड वेपर था, बट यहाँ पर क्या है, वेट स्टीम है, वेट है, वेट कंडीशन है ना, तो वेट कंडीशन में वैल्यू क्या होगी, H1 इज इक्वल्स टू HF प्लस x टाइम Hg माइनस HF। ठीक है, ये HF की वैल्यू क्या होगी, ये HF की वैल्यू होगी एट टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस पर, Hg एट -20 डिग्री सेल्सियस, और HF की वैल्यू जो हमने निकाला, मीन्स हमें निकालना क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू, ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब ये किस तरह फाइंड आउट करेंगे हम, इसके लिए हम एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें एक चीज पता है कि S1 इज इक्वल्स टू S2 फ्रॉम दिस डायग्राम। ठीक है, S1 क्या है हमारे पास, S1 जो है वो है SF प्लस x टाइम Sg माइनस SF, 1 है तो चलिए हम यहाँ 1 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, 1 इक्वल्स टू S2 की वैल्यू क्या है हमारी, S2 की वैल्यू क्या है, एट 40 डिग्री सेल्सियस जो Sg की वैल्यू है डायग्राम टेबल में वो क्या है हमारे पास, S2 है। ठीक है, तो S2 की वैल्यू ले लेते हैं, एट 40 डिग्री सेल्सियस Sg की जो वैल्यू है वो क्या है 0.67, तो इक्वल्स टू क्या होगा 0.67। ठीक है, अब SF1 की वैल्यू क्या है, SF1 मीन्स क्या है, SF1 मीन्स ये वैल्यू हो गई, मीन्स -20 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारे पास SF की वैल्यू है वो SF1 है, तो -20 डिग्री सेल्सियस -20 डिग्री सेल्सियस पर जो हमारी SF की वैल्यू मीन्स 0.07, तो 0.07 प्लस x1। अब Sg की वैल्यू क्या है, Sg1 की वैल्यू क्या है, -20 डिग्री सेल्सियस पर Sg की जो वैल्यू टेबल में होगी, -20 डिग्री सेल्सियस पर Sg की वैल्यू 0.7366, 0.7366 माइनस 0.07 -0.07। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं, तो इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 0.67 है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आने वाली है, निकालिए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x1 की वैल्यू 0.9 आने वाली है। ठीक है, 0.9। अब ये 0.9 की वैल्यू हम कहाँ पुट करने वाले हैं, यहाँ x की वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, H1 क्या हो जाएगा हमारे पास, H1 क्या हो जाएगा, H1 एट -20 डिग्री सेल्सियस HF की जो वैल्यू होगी क्या होगी, यहाँ टेबल से निकालेंगे, एट -20 डिग्री सेल्सियस क्या है वैल्यू 20। ठीक है, पुट करते हैं यहाँ 20 प्लस x1 की वैल्यू क्या है 0.9, Hg की वैल्यू क्या है, फिर वही टेबल से निकालते हैं हम, कितनी है -20 पर Sg की वैल्यू 180 माइनस 20, तो यहाँ से H1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, H1 की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 164 किलो जूल पर केजी, बिकॉज ये टेबल में सारी वैल्यू क्या है किलो जूल पर केजी में है। ठीक है, और ये क्या है किलो जूल पर केजी डिग्री केल्विन में। ठीक है, ओके, तो देखिए H1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली, H1 की वैल्यू हमने निकाल दी 164, और H4 की वैल्यू जो थी वो हमारी थी क्या 80। ठीक है, तो हमें पता है, एक चीज पता है हमें, क्या है वो, कि जो COP की वैल्यू होती है वो क्या होती है H1 माइनस H2, H1 माइनस, सॉरी हमें क्या निकालना है, पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालना ना। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है हमारे पास, H1 माइनस H4। ठीक है, H1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 164 माइनस H4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 80, ये किस में आने वाला हमारे पास किलो जूल पर केजी में। ठीक है, अगर हमें किलोवाट में पूछा क्वेश्चन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मास फ्लो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को। क्यों, तो किलो जूल पर जो केजी है इनटू अगर मैंने केजी पर सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनने वाला है वो किलो जूल पर सेकंड, मीन्स किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अगर हमने 0.025 मीन्स मास को मल्टीप्लाई कर दिया 164 माइनस 80 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास किलोवाट में, कितना किलोवाट आ रहा है जरा एक बार चेक कर रहा था, ऑलमोस्ट 2.1 किलोवाट, ये आएगा हमारे पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। ठीक है,
ओके, ये कुछ क्वेश्चंस थे। बाकी ये टेबल से किस तरह वैल्यूज निकली, समझा क्या? यस सर, टेबल समझ ये गया। बहुत फास्ट गया, ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं सर, समझा, हाँ क्लियर है। हाँ ओके। तो ये पॉइंट अभी देखिए, क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व कीजिए और प्रीवियस ईयर के और बाकी, और अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में तो मुझे बताइए। बहुत क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट कैसे है कि आपके पास वहाँ क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा इसमें खाली क्वेश्चंस को पढ़ने में और करने में। अगर आपके पास नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लेंगे, अगर आप चाहो तो वापस से एक बार न्यूमेरिकल्स वापस लेते हैं रेफ्रिजरेशन का ही, और उस बार कैसा रहेगा, आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके सर। हाँ। देखिए एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, वो ले लेते हैं और फिर आज का खत्म करते हैं सेशन। लास्ट पॉइंट जो है वो है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। ठीक है, इसमें हमारे पास 3 डिफरेंट कैटेगरीज है। सबसे पहला है थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टी, एंड थर्ड जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब रेफ्रिजरेंट की यहाँ हम बात कर रहे हैं जिसे हमें यूज करना है रेफ्रिजरेंट को। तो सबसे पहली बात जो है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए। देखिए अगर मैं इसे फूरियर लॉ से कंपेयर करूं, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, तो मुझे एक चीज पता चलती है कि के एंड एरिया ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर के की वैल्यू, थर्मल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है, अगर ये मैंने बढ़ा दी, ठीक है, तो एरिया जो हम मुझे यूटिलाइज करना है फॉर रेफ्रिजरेशन वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो मुझे ऐसा एक ऐसा रेफ्रिजरेंट चूज करना है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी जितना हो सके उतना ज्यादा हो, जिससे क्या होगा, मेरा एरिया की वैल्यू कम मिल सकेगी। ठीक है, जो साइज जो है, साइज जो मेरा बनने वाला है वो कम होगा। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास है वो फ्रीजिंग पॉइंट या फ्रीजिंग टेम्परेचर। अब हमारा जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए रेफ्रिजरेंट के लिए? एनीवन? ज्यादा। ज्यादा कैसे होगा? फ्रीजिंग पॉइंट मतलब सर, क्या? बोलिए बोलिए। सर मतलब अगर टेम्परेचर अगर ज्यादा ही लोअर हो जाएगा हाँ, तो ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि हमारा फ्लूइड लाइन से उसमें से रेफ्रिजरेंट फ्लो अच्छा, होता रहना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट अगर मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा मतलब क्या हो गया? 3 डिग्री सेल्सियस हो गया। लाइक, फ्रीजिंग पॉइंट कम बोला तो 1 डिग्री सेल्सियस हो गया ना? हाँ लाइक उसका माइनस में ज्यादा होना चाहिए, ऐसा बोलना है मेरे को। हाँ वो ठीक है। मीन्स अगर, हाँ मतलब लाइक अगर देखा लोअर। जाए, अगर क्वेश्चन में ऐसा हाँ दिया गया है तो हमें ये लिखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम हो सके उतना बेटर है, मतलब उतना, जितना कम हाँ हो उतना सके बेटर रहेगा। उतना हाँ, बेटर है। ठीक है, जितना ज्यादा रहेगा माइनस में वैल्यू ज्यादा रहना चाहिए। माइनस में वैल्यू ज्यादा रहना चाहिए। ठीक है, अगर माइनस के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो तो ठीक है। ओके, हाँ, हाँ। अब अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हमें ये देखना है कि ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, है ना? नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मतलब नॉन टॉक्सिक और नॉन फ्लेमेबल, है ना? टॉक्सिक मीन्स वही, अब ऐसा होना चाहिए कि हम डेली यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम घर में से यूज नहीं कर सकते। अगर टॉक्सिक होगा तो हम उसे घर में यूज नहीं कर सकते हैं अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी टॉक्सिक है। या फ्लेमेबल, अगर अगर आसानी से वो फायर को कैच कर लेता है तो हमें रेफ्रिजरेंट ऐसा चूज करना है जो नॉन फ्लेमेबल भी हो। ठीक है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का क्या केस है? विस्कोसिटी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा या कम? कम विस्कोसिटी कम होनी चाहिए। कम, कम। हाँ, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, जितनी कम होगी उतना ज्यादा बेटर होगा। दूसरा जो है हमारे पास नो लीकेज होना चाहिए कंडीशन, नो लीकेज टेंडेंसी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लीकेज इजिली हो जाए। ठीक है, इसलिए हमने विस्कोसिटी को भी ऐसा है, इसकी प्रॉपर्टी रखी कि कम रहना चाहिए, जितनी कम उतनी ज्यादा बेटर।
और लीकेज होना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज कर लिया जो इजिली लीकेज हो जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज करना है, चूज करना जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा बेटर है, बिकॉज उसके साइज पे इफेक्ट पड़ता है। फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम हो उतना ज्यादा बेटर है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जल्दी फ्रीज हो गया तो फ्लो ही नहीं हो पाएगा वो। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी ऐसी होना चाहिए कि वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, सो दैट हम इजिली उसे यूज कर सके। फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो उसकी विस्कोसिटी जितनी हो सके उतनी कम होनी चाहिए, और उसमें लीकेज टेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है नॉर्मली तो पूछे नहीं जाएंगे, बट आपको पता होना चाहिए इनकी प्रॉपर्टीज जब हम चूज करें रेफ्रिजरेंट को कोई, तो कैसा होना चाहिए। ठीक है ओके, तो देखिए अभी जो रेफ्रिजरेंट की जो पार्ट्स हो चुके हैं उसमें सबसे पहले तो रेफ्रिजरेंट की डेफिनेशन हुई है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट हुआ है, उसके डेजिग्नेशन हुए हैं। डेजिग्नेशन पे आप इतने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, सॉल्व कर कीजिए, मिले जहां से वहां से कुछ नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चंस लेके आइए, फिर यहाँ सॉल्व करेंगे उसे। उसके बाद हमने जो डिफरेंट साइकिल्स देखे जिसमें कार्नोट रिवर्स कार्नोट साइकिल, रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल, इसमें आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं ज्यादातर वो रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल मींस जो सिंगल फेज गैस साइकिल है उस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और बीसीआरएस साइकिल, इन दोनों पे आपको ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। और जितने क्वेश्चन मिल रहे सारे सॉल्व कीजिए, जो नहीं आ रहा है वो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। और वैसे भी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो ज्यादातर हम यहाँ सॉल्व करने वाले ही हैं, तो अगर आपको किसी टेस्ट सीरीज से या कहीं से मिल रहा है तो उसे भी लेके आइए, तो वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको डिफरेंट पॉइंट पे एंथैल्पीज जो निकालना बताया गया वो एक बार वापस से देख लेना, क्योंकि वो एंथैल्पीज जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे निकालते आना चाहिए। ठीक है, वेपर ऑब्जॉर्प्शंस के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो वही सीओपी पे आएंगे, अदरवाइज कुछ अगर थोड़े मोड़े अगर क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पूछते तो पूछ लिया, अदरवाइज वेपर ऑब्जॉर्प्शंस के आते नहीं है। और डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट जो अभी हुई है वो भी आपको ऐसा है कि अगर एक आध क्वेश्चंस आ गए थ्योरेटिकल तो आ गए, अदरवाइज ये भी नहीं आने वाले। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट जो है आपका वो तो ये है कि आपको वेपर कंप्रेशन के जितने हो सके उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ब्रेटॉन साइकिल रिवर्स ब्रेटॉन साइकिल के जो उस पर करना है, और डेजिग्नेशन, ये 3 पॉइंट पर आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा जब भी, तो उसमें क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करेंगे, एक बार वापस से पूरा रिवाइज कर लेंगे, और उसके बाद ही जब ये सारी चीजें क्लियर होंगी उसके बाद ही एयर कंडीशनिंग स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अगर एक बार वापस से सारे लेक्चर्स अगर देखना हो देखिए, अगर वापस से पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, जितने भी हैं लेक्चर्स देख लीजिए, और जो नहीं समझ में वापस से पूछिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जब होगा उसमें मैं यहाँ से भी कुछ क्वेश्चनिंग करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी समझ में आना चाहिए कि वहां तक बातें पहुंच रही कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में कैसा होता है, ऑनलाइन लेक्चर्स में इतना कनेक्शन हो नहीं पाता है जितना ऑफलाइन में होता है, तो मुझे भी देखना है कि बात मेरी कहाँ तक पहुंची है, कितना आप लोगों ने कैच किया है। ठीक है, यस सर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, अभी के लिए इतना काफी है। ओके ओके सर। सर एक डाउट था लास्ट न्यूमेरिकल में, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। अभी जो टेबल वाला सम लिया ना हमने, हाँ हाँ बोलो। तो उसमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैलकुलेट करते वक्त हमने वो H1 माइनस H4 किया, एंड उसमें मास फ्लो रेट भी मल्टीप्लाई किया, हाँ करेक्ट? हाँ हाँ बिल्कुल। बट अगेन वो नेक्स्ट क्वेश्चन ही 1.6 था, उसमें सीओपी कैलकुलेट करना था। हाँ किसने किसने वही जो क्वेश्चन है ना। उसके बाद वाला सीओपी वाला। ओके, मतलब क्वेश्चन आपके हाँ पास वो है क्या बुक? हाँ है। हाँ हाँ फिर ठीक है, बोलिए फिर। तो उसमें सीओपी कैलकुलेट करते वक्त वो मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई नहीं करना रहता है क्या? क्यों नहीं करना रहता है? करेंगे ना मास फ्लो। अभी देखिए दो चीजें हैं, अगर आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अगर सीओपी निकालना है तो आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट लेना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते Correct. हो, अगर आपने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को ऊपर क्यों हमने मल्टीप्लाई किया, उसका रीजन ये था क्योंकि हमें जो न्यूमेरिकल में जो ऑप्शंस थे सारे किलोवाट्स में थे, और हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट टेबल से निकल के आ रहा था वो किलो जूल पर केजी में आ रहा था। ठीक है, अदरवाइज हम क्या करते थे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उतने ही किलो जूल पर केजी में कर देते थे, बस इतना काफी है। बट हमें किलोवाट में कन्वर्ट करना था, इसलिए हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया है तो सीओपी निकालने के लिए भी हमें जो यूनिट्स है वो दोनों सेम चाहिए। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में हमने मास से ऊपर मल्टीप्लाई किया, तो नीचे जब वर्क इनपुट रहेगा जहां पे हम H2 माइनस H1 लेने वाले हैं उसको भी हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी सेम यूनिट में आएगा किलोवाट में।
तो फिर जो वैल्यू सीओपी की आएगी जो भी XYZ आए। अदरवाइज अगर आपको मास से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो H1 माइनस H4 ले रहे हो डिवाइड बाय H2 माइनस H1 पर ले लो, तब भी सेम ही वैल्यू आपको देगा। मतलब यूनिट आपकी सेम रहना चाहिए, या तो फिर सीओपी में आप किलो जूल पर केजी लो, या फिर किलोवाट डिवाइड बाय किलोवाट लो, ठीक है। ओके, बिकॉज मतलब मैं सर हम लोग H1 माइनस H4 हमने जो किया था रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए, हाँ उसको मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे ये कंप्रेसर वर्क जो आता है हाँ वो डायरेक्टली लिया था, तो सो नहीं मेरा नहीं आंसर जो आ रहा है वो ऑप्शन में ही नहीं था। हाँ, क्योंकि सो कंप्रेसर बिकॉज डिफरेंस क्या हो रहा था पता है, आपका जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट था वो किलोवाट में था, और नीचे जो आपने वर्क इनपुट लिया कंप्रेसर वो किलो जूल पर केजी में था, बिकॉज आपने मास से मल्टीप्लाई नहीं किया, तो वहाँ यूनिटी अलग अलग आ रही थी, एक ऊपर किलोवाट है नीचे किलो जूल पर केजी है, ठीक है। या तो फिर दोनों किलो जूल पर केजी में लो, या दोनों ही किलोवाट में लो, आपने दोनों यूनिट को लाइक अलग अलग ले लिया। ओके ओके ओके, तो लाइक दोनों को मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर दोनों में ही नहीं करना पड़ेगा? दोनों में ही नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। ओके 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 सर, गॉट इट, थैंक यू। ओके हाँ, ओके मोस्ट वेलकम। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फिर जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतने ज्यादा डाउट्स आएंगे, उतना ज्यादा क्लियरिटी होगा सब्जेक्ट में, मतलब रेफ्रिजरेशन में, ठीक है। अभी तो आप लोगों ने बस लेक्चर्स देख लिया, सब कुछ हो गया, अगर ऑफलाइन होता तो शायद इससे और ज्यादा मजा आती, बट क्या है कि अभी आप क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे सामने से, तो मुझको समझ में आएगा कितना आपने कैच किया और कहाँ कहाँ आपने गलत कैच किया है, तो फिर उसको बराबर से वापस से ठीक किया जाएगा, ठीक है। ओके सर। ओके चलिए। ओके